इंडिया में इलेक्शन एक फेस्टिवल की तरह ऑर्गेनाइज होता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क होता है। आज हम उस अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है। यानी आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें या इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, पूर्ण करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। अब इस इलेक्शन कमीशन को 1950 में जो है इस्टेब्लिश किया गया टू कंडक्ट फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया 1951-52। यानी 1951-52 के 1951 और 52 से मतलब ये है कि जो फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन इंडिया में हुआ लोकसभा का, वो 1951 से 1952 तक चला। यानी पूरे 6 महीने का प्रोसेस था। बेसिकली इसको जो है 1952 का जो है फर्स्ट जो है डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द लोकसभा माना जाता है। अब 1950 में इलेक्शन कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट के बाद ये चाहे वो स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, इस इलेक्शन कमीशन सारे इलेक्शन को फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट करवाती आ रही है। तो आइए हम इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन, उसके मेंबर्स के बारे में और उसके फंक्शन कि क्या उसके एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और जुडिशियल फंक्शन है इलेक्शन कमीशन के, उसको देखते हैं। तो अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो 1950 में इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था और इस्टेब्लिशमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंडक्ट फ्री, फेयर and transparent election। यानी इंडिया में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट जो है इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए 1950 में इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। अब अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को देखें तो वो आर्टिकल 324 में मिलता है। यानी आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसमें ये आर्टिकल 324 में क्या कहा गया? टू सुपरिटेंडेंस direction and control of election, president, vice president, parliament, state legislature। यानी आर्टिकल 24 में क्या है कि टू सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल, यानी कि जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होंगे उनको उनकी जो सुपरिटेंडेंट पावर होगी यानी सुपरविज़न की पावर जो होगी और डायरेक्शन की पावर यानी डायरेक्टरी पावर और कंट्रोलिंग पावर वो किस में वेस्टेड होगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में।
यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को सुपरवाइज करेगी, उसको डायरेक्ट करेगी और कंट्रोल करेगी। अब उसके बहुत सारे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिशियल्स का डिवीज़न करके करे या जोन वाइज करे या कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज करे, वो उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे जो है इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। वो सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद विभिन्न स्टेट में भी उनके क्या हैं? इलेक्शन कमीशन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। यानी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का इलेक्शन कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है। वो हर स्टेट के अपने जो है अलग अलग स्टेट जो है के पास स्टेट इलेक्शन कमीशन है, लेकिन उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको गवर्न या कंट्रोल नहीं करेगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन भी किससे जो है कंट्रोल होगा? वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में रहेगा, उसी के कंट्रोलिंग अथॉरिटी में रहेगा। यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन सबऑर्डिनेट होता है किसके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की। अब हम इसके प्रोविज़न को देखने के बाद आइए जो है हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंपोजिशन को देखते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन का क्या कंपोजिशन है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें इलेक्शन कमीशन के, तो चीफ इलेक्शन कमीशन एक है और बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो दो। यानी कि एक आपका जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट होते हैं। और इन तीनों को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन जब पहले 1950 में जो है इलेक्शन कमीशन बना, उसको इस्टेब्लिश किया गया, तो 1950 से 1989 तक सिर्फ सिंगल फंक्शन जो है मेंबर होते थे। यानी एक ही मेंबर जो है इस इलेक्शन कमीशन में होता था, वो भी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। अब इसके बाद हम इसके कंपोजिशन को देखने के बाद अब इसको देखते हैं कि इनके सर्विस कंडीशन को कौन डिसाइड करता है। यानी कि जो इनकी सर्विस कंडीशन होगी और इनके जो ऑफिस का टेनर होगा, यानी कि कितने वर्ष तक जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपने पद पर रह सकता है, ये प्रेसिडेंट जो है क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो है सर्विस कंडीशन कि उनकी सर्विस की स्थिति क्या होगी और उनके जो है सर्विस की जो है समयावधि क्या होगी, कितने वर्षों तक उनका पद रहेगा, वो इस पद पे बने रह सकते हैं, उसको डिसाइड कौन करेगा?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करें। तो अगर हम इनके टेनर की बात करें, समय अवधि की बात करें, तो ये नॉर्मली 6 ईयर होता है और 65 ईयर एज। इन दोनों में से जो कोई भी पहले पूर्ण हो जाए, यानी कि या तो 6 ईयर तक वो कर सकते हैं या 65 ईयर के एज तक कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी जो है उनके अपॉइंटिंग डेट से जो भी पहले पूर्ण होगा उसी को उनके रिटायरमेंट का जो है एक मानक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। यानी 6 ईयर और 65 ईयर, ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। और इसके पहले हमने जो बताया कि किस किस इलेक्शन का वो जो है सुपरवाइजरी, डायरेक्टरी और कंट्रोलिंग जो है अथॉरिटी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विद इन, तो वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपके माइंड में होना चाहिए। चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन हो या इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, वो हम इलेक्शन इन इंडिया में बताएंगे कि इलेक्शन इंडिया में कैसे कैसे और किस टाइप के होते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है, यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाता है। दूसरी बात, जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ यानी नगर निगम का जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है कंडक्ट करती है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन के भी क्या होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं। अब इसके बाद हम उनके जो है इंडिपेंडेंसी को देखते हैं कि कैसे जो है क्या क्या ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि जिससे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इंडिपेंडेंटली जो है फेयर और फ्री इलेक्शन जो है इंडिया में कंडक्ट करवाता है। यानी कि क्या क्या ऐसे जो है उनको उनके टेन्योर के लिए समयावधि कार्यकाल जिसको कहते हैं उसको कैसे सुरक्षा प्रदान की गई है, या उनके कार्यों में कोई और अथॉरिटी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। तो उस बेसिस पे वो जो है फ्री फेयर और इंडिपेंडेंटली जो है इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न है जिससे इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। यानी इलेक्शन कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंस बॉडी है जो कि इलेक्शन जो है इंडिया में कंडक्ट करवाती है। अब इसके अगर हम इंडिपेंडेंसी की बात करें कि कैसे इसकी इंडिपेंडेंसी जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो है इंश्योर होती है, तो पहले अगर इंडिपेंडेंसी के इंश्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इनके टेनर की क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। यानी कार्यकाल इनका क्या होता है, सिक्योर होता है। ये सिक्योरिटी क्या होती है कि ये ऐसे ही कभी भी अपने जो है ऑफिस से इसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। इनके रिमूवल का जो है सेम मेथड होता है जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है रिमूव किया जाता है, वैसे ही जो है इलेक्शन कमीशन के मेंबर का भी रिमूवल होता है। तो ये पहला है जो एक पैरामीटर है जिस पे हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, कि उसके जो है टेनर है, उसकी जो कार्यावधि है, समय काल है, वो सिक्योर है। यानी कि उसको किसी ऐसे ही कॉमन प्रावधान से हटाया नहीं जा सकता है। यानी कि उसको हटाने के लिए सेम मैनर जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है रिमूव किया जाता है, वैसे जो है इनके टेनर को ख़त्म किया जा सकता है, कार्यकाल को ख़त्म किया जा सकता है या उनको उनके पद से रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम इनके इंडिपेंडेंसी के प्रावधान को देखें तो दूसरा ये है कि नो क्वालिफिकेशन,
प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट जो इनका प्रोविज़न है, डोंट होल्ड ऑफिस टिल प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे जो है ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। यानी कि अगर प्रेसिडेंट इनके कार्यों से नाराज़ हो जाए तो इनको जो है रिमूव नहीं किया जा सकता, नहीं हटा सकता। चूँकि इनका जो रिमूवल है वो कैसा है, सेम मैनर सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल का है। तो प्रेसिडेंट के प्लीज़र पे ये अब जो है ऑफिस को होल्ड नहीं करते हैं। हालांकि अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। इसके बाद अगर हम इनके जो है इंडिपेंडेंसी की बात करें तो जो फोर्थ क्राइटेरिया है वो ये है कि दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यानी कि ये अपने जो है कमिश्नर के पद को जो है उसके कार्यों को निभाने के बाद भी ये जो है नेक्स्ट किसी पद के लिए जो है रीअपॉइंटमेंट के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। यानी ये जो है इनको फिर किसी भी पद पे जो है अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। दूसरा, डोंट होल्ड ऑफिस टिल प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तीसरा, सिक्योरिटी ऑफ टेनर में आपको ये ध्यान देना है कि जो रिमूवल होगा वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के मैनर में होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जो है रिमूवल या उनको रिमूव किया जाता है। अब इसके बाद दूसरा और देखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके मेंबर का कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है और ना ही जो है टर्म एंड कंडीशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इलेक्शन कमीशन के रिगार्ड में कोई जो है व्यवस्था की गई है। यानी कि ये पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं। एमसीक्यूज़ में, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे उनके टेनर से के रिलेटेड से पूछा जा सकता है कि कितने ईयर का होता है, या उनके रिमूवल का पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है दे होल्ड ऑफिस टिल प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, या ये पूछा जा सकता है आर दे एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो ये पॉइंट्स आपको जो है बहुत अच्छे से माइंड में ध्यान में देना है। कंपोजिशन देखना है कि कितने मेंबर होते हैं। दो क्या होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और एक क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, 1950 में किया गया था, और 1950 से 1989 तक केवल एक ही मेंबर होते थे इलेक्शन कमीशन में, और वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। इसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो नंबर ऑफ कमिश्नर को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। वो डिपेंड किस पे होता है, करता है प्रेसिडेंट पे करता है। यानी पार्लियामेंट पे उसके कंपोजिशन का कोई जो है अधिकार नहीं है। अब इसके बाद इसके कंपोजिशन और इसके इंडिपेंडेंसी को देखने के बाद हम इसके पावर एंड फंक्शंस को देखते हैं कि हाउ इलेक्शन कमीशन फंक्शन एंड व्हाट टाइप्स ऑफ पावर इट हैज। इसको हम देखते हैं। तो हम अगर इसके पावर और फंक्शन को डिवाइड करें तो एक इसकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है या फंक्शन होता है, और दूसरा जो है एडवाइजरी फंक्शन होता है या पावर होती है, तीसरा जो है क्वासी जुडिशियल होता है। और एक बात और ध्यान में रखिए कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है। अर्ध न्यायिक संस्था होती है। पूछा जा सकता है
जैसे दे दिया गया, कंसीडर स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, इट इज़ अ स्टेचुरी बॉडी, ये पूछा जा सकता है। और उसके टर्म से रिलेटेड जो है आपके ऑप्शन में दे सकते हैं कि इनका टर्म जो है 6 ईयर से या 65 ईयर होता है या 5 ईयर होता है, तो उसमें आपको सही जो है ऑप्शन चूज़ करना होता है। इसके बाद अगर हम पावर और फंक्शन की बात करते हैं तो पावर और फंक्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला इनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडवाइजरी पावर और फिर इसके बाद क्वासी जुडिशियल पावर, यानी 3 टाइप में, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करें और उसके फंक्शन की बात करें तो ये पहला इसका एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है, फंक्शन होता है कि ये टेरिटोरियल एरियाज़ को क्या करता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में क्या करता है, डिवाइड करता है, डिटरमाइन करता है। और इसके डिटर्मिनेशन को किसके बेस्ड पे करता है, किसके रिकमेंडेशन पर, वो डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो है डिफरेंट जो है टेरिटोरियल एरियाज़ के इंडिया को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी फर्स्ट इसका फंक्शन क्या हो गया, डिटरमाइन टेरिटोरियल एरियाज on the basis of delimitation commission, यानी कि मेकिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि निर्वाचन जो है सभा का जो है वो निर्माण अलग अलग जो है एरियाज़ के उसके पॉपुलेशन के बेस्ड पे करता है। और इनके रिकमेंडेशन कौन देता है इस, या किसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये करता है, तो वो डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया पे करता है। डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया समय समय पे जो है पॉपुलेशन को के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिफरेंट टेरिटोरियल इलेक्टोरल टेरिटोरियल एरियाज़ को डिवाइड करने का रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देता है। और उसके बेस पे जो है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को जो है क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको डिवाइड करता है। अब इसके बाद दूसरे अगर इसके तो पहला इसका क्या हो गया कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को कौन बनाने का काम क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। इसके बाद दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम फंक्शन या पावर की बात करें तो प्रपोज पीरियोडिकली इलेक्टोरल रोल्स, जो घरों घरों पे सबके यहाँ रिसिप्ट जाती है उसमें नाम होता है और उनका जो भी डिटेल होता है, यानी कि इलेक्टोरल रोल्स जो है बनाने का काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स, यानी समय समय पे इलेक्टोरल जो है रोल्स को बनाने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। अब इन सब से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से रिलेटेड सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। इलेक्टोरल रोल के रिलेटेड जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी वो किसके पास होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शन की बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देता है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता देना, उनको चुनाव चिन्ह अलॉट करना, सिंबल अलॉट करना, वो भी फंक्शन किसका होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। गिव
recognition to political parties and allot symbol to them। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करना, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मान्यता देना, और उनको सिंबल्स, पॉलिटिकल सिंबल्स भी देने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और पॉलिटिकल पार्टी के रिकॉग्निशन को देने और उनको जो है सिंबल देने से रिलेटेड जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी वो किसके पास होगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होगी। नेक्स्ट अगर हम जो है इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखें तो वो होता है मेक कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इलेक्शन। यानी इलेक्शन से रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट को डिटरमाइन या बनाने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो कैंसिल पोल्स इफ़ एनी रैगिंग और बूथ कैप्चरिंग और अदर टाइप ऑफ वायलेंस। पोल को कैंसिल करने का भी पावर किस में होती है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होती है। कब कब वो जो है पोल को कैंसिल कर सकता है? अगर जो है किसी भी प्रकार की बूथ कैप्चरिंग हो जाए या जहाँ पे जो है पर्टिकुलर बूथ पे जो है इलेक्शन हो रहा है, यानी कि वहाँ पे वोटिंग हो रही है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? अगर कोई वायलेंस हो जाता है या बूथ कैप्चरिंग हो जाती है या किसी भी प्रकार की घटना होती है, वो अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि यहाँ पे ये वोटिंग को क्या कर देना चाहिए? कैंसिल कर देना चाहिए, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटिंग को कैंसिल कर सकता है। और पोल्स को कैंसिल करने की अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन के विद इन वेस्टेड होती है। अब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखने के बाद अब हम आइए देखते हैं इसके एडवाइजरी फंक्शन को। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हुआ, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हुए एक बार देख लेते हैं हम। डिटरमाइन टेरिटोरियल, यानी कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को जो है डिटरमाइन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। किसके बेसिस पे? ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन या पावर की बात करें तो वो इलेक्टोरल रोल्स को पीरियोडिकली जो है समय समय पे बनाने का भी काम करता है। नेक्स्ट इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है मान्यता देना और उनको जो है सिंबल्स अलॉट करना, ये भी एक जो है फंक्शन है किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट को भी डिटरमाइन करता है इलेक्शन से रिलेटेड कि पार्टीज़ का क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कैंडिडेट का क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, और पब्लिक का इलेक्शन के ड्यूरेशन में क्या क्या जो है कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, वो उसका डिटर्मिनेशन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करें उसके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की, तो इलेक्शन कमीशन कैन कैंसिल द पोल इफ़ ही फाउंड एनी हैपनिंग ऑफ बूथ कैप्चरिंग और वायलेंस। या बूथ कैप्चरिंग और वायलेंस अगर किसी भी बूथ पोल पे होता है तो वहाँ के पोल्स को क्या कर सकता है? इलेक्शन कमीशन कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट इसके बाद हम इसके एडवाइजरी फंक्शन की बात करते हैं या पावर की बात करते हैं। अब अगर हम एडवाइजरी पावर की बात करें तो पहला जो एडवाइजरी पावर है इसका वो क्या है कि ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि डिसक्वालीफाई जो है मेंबर के डिसक्वालीफिकेशन के रिलेशन में वो जो प्रेसिडेंट को
एडवाइस कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। यानी कि कोई भी अगर मेंबर्स के, पार्लियामेंट के मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर मैटर होगा तो वो उसकी एडवाइस कौन देगा? प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा। प्रेसिडेंट ऑन मैटर रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैटर पे प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का काम ये इसकी एडवाइजरी पावर या फंक्शन में आता है। नेक्स्ट इसके हम एडवाइजरी फंक्शन की अगर बात करें तो सेम मैनर में ये स्टेट असेंबलीज़ के में एमएलएज़ के जो है डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो कोई भी मैटर होगा उस पर एडवाइस गवर्नर को देगा। ऑन मैटर रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज़, यानी एमएलएज़ जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैटर पे एडवाइस गवर्नर को कौन देगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर जो है इसके एडवाइस की बात करें, फंक्शन की बात करें तो वो ये है रिक्वेस्ट टू प्रेसिडेंट और गवर्नर फॉर स्टाफ टू कंडक्ट इलेक्शन, यानी इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए स्टाफ की रिक्वेस्ट जो है, मांगने की रिक्वेस्ट जो है वो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है कि हमें इतनी पुलिस चाहिए, और प्रेसिडेंट से करता है कि हमें आर्मी चाहिए, या जो है अदर जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए स्टाफ के रिक्वायरमेंट का जो रिक्वेस्टेशन या रिक्वेस्ट होती है वो इलेक्शन कमीशन जो है प्रेसिडेंट या रिलेटेड स्टेट के गवर्नर से करता है। अब इसके नेक्स्ट एडवाइजरी की बात करें तो इसका नेक्स्ट जो एडवाइस होता है वो प्रेसिडेंट को देता है कि कब किस स्टेट में कहाँ कैसे इलेक्शन करवाया जाए ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। एडवाइस प्रेसिडेंट that election can or cannot conduct in any state during emergency, state emergency। यानी कि किसी स्टेट में इमरजेंसी लगी है, अब उसके बाद कब और कब नहीं या कैसे इलेक्शन जो है उस स्टेट में करवाने हैं, या कब इलेक्शन को हेल्ड किया जाए, कब ऑर्गेनाइज किया जाए, इसकी भी एडवाइस इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट को देती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में इलेक्शन जो है नहीं हुआ, वहाँ के जो है स्टेट इमरजेंसी को या प्रेसिडेंट रूल को जो है बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के स्थितियों को देखते हुए जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है प्रेसिडेंट को क्या किया था? एडवाइस किया था या अपनी असहमति जता दी थी कि हम इलेक्शन कराने में जो है सहमत नहीं है या उस कैपेबल नहीं है, इसलिए जो है वहाँ पे
इमरजेंसी के जो है टाइम को इंक्रीज़ कर दिया गया और उसके बाद फिर जो है वहाँ के स्पेशल स्टेटस को भी स्क्रैप कर दिया गया, हटा दिया गया। तो किसी भी स्टेट में अगर इमरजेंसी लगी है उसके बाद उसमें इलेक्शन कैसे, कब और किस मैनर में करवाने हैं, इसका जो है एडवाइजरी प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। अब इसके नेक्स्ट अगर एडवाइजरी पावर की बात करें या पावर की बात करें हम, तो वो ये है कि सुपरवाइज ऑन मशीनरी ऑफ इलेक्शन टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यानी फ्री और फेयर इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए जितने भी मशीनरी या ऑफिशियल या ऑफिसर्स इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं, इंक्लूड होते हैं, उन पे उनका सुपरवाइजरी या उन पे सुपरविज़न किसका कंट्रोल और या डायरेक्शन किनका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। यानी उसकी पावर है कि वो सारे जो इलेक्शन मशीनरी पर जो है सुप्रीम पावर किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। अब इसके जो है एडवाइजरी पावर को देखने या फंक्शन को देखने के बाद हम जो है इसके क्वासी जुडिशियल फंक्शन को देखते हैं। क्वासी जुडिशियल फंक्शन क्या है? कि कोर्ट ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट। अब कौन कौन से डिस्प्यूट होते हैं? रिगार्डिंग रिकॉग्नाइज ऑफ पार्टी एंड सिंबल एलोकेशन। यानी सिंबल एलोकेशन से और रिकॉग्निशन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं पार्टीज़ में होते हैं, उनका सेटलमेंट कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि कोर्ट ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ पार्टी और सिंबल एलोकेशन डिस्प्यूट, यानी चुनाव चिन्ह के बंटवारे में और उस पार्टी के संवैधानिक मान्यता में के से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका कोर्ट ऑफ सेटलमेंट कौन होता है? इलेक्शन कमीशन होता है। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी या जो जिसको समाजवादी पार्टी, उसमें जो है चुनाव चिन्ह को लेकर जो है डिस्प्यूट हो गया था, जिसको सेटलमेंट करने का काम किसने किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया। तो ये हमने पढ़ा कि क्या क्या इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटीज़ होती हैं, यानी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फंक्शन क्या होता है, एडवाइजरी पावर और फंक्शन क्या होता है, और क्वासी जुडिशियल पावर और फंक्शन क्या होता है। तो जितना भी यहाँ पे पढ़ाया गया आप सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में हमेशा रखेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो है इससे बाहर कोई क्वेश्चन जो है अभी तक तो नहीं पूछा गया है। यानी कि आपको इन सारे जो है पॉइंट्स को अपने माइंड में रिमेंबर रखने हैं और इन सारे जो है एप्लीकेटिव मैनर में यानी अप्लाई करते हुए और विभिन्न जो है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखते हुए आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज और तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।